हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी उत्कर्ष चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ये आप स्ट्रेटेजी वीडियो कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जो आपके लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने टेस्ट से आपका बेड़ा जो है वो पार लग जाएगा पेपर में। ये जो आपका स्ट्रेटेजी वीडियो है या फिर ये वीडियो पर्टिकुलरली उसी का समाधान है, सॉल्यूशन है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, हर एक स्टूडेंट के सामने आता है इनफैक्ट, कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है और आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, हाउ मेनी टेस्ट आर इनफ, कि उसके बाद आपको बंद कर देना है टेस्ट को देना। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे, जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज को सबसे पहले देखेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स में आपकी मदद करती हैं जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। टेस्ट सीरीज से पहले एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उसको लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। PYQ आपको आइडिया देते हैं सिलेबस को आपको पढ़ना कैसे है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट प्रोबेबल होंगे एग्जाम के अंदर, ये हमें आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर आप पढ़ लेते हैं। जब आप पढ़ लेते हैं तो आपने कितना पढ़ के रिटेन किया ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगता है जब आप टेस्ट देते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ इवेल्युएशन का। टेस्ट सीरीज हमें मदद करती है खुद को इवेल्युएट करने में कि जो आपने पढ़ा क्या वो पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप कितना लॉजिक लगा के क्वेश्चन जो है उसका आंसर ढूंढ पा रहे हैं। सेल्फ इवेल्युएशन जो है ये एक्चुअल में पढ़े हुए कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस करने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, MCQ कह लीजिए। अगर आप डेली करंट अफेयर का सेशन मेरा अटेंड करते हैं जो कि सुबह 8 बजे लाइव होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्यों करवाए जाते हैं आपको? ताकि आप इवेल्युएट कर पाएं खुद को, क्योंकि इमीडिएटली आपने कंटेंट पढ़ा, इमीडिएटली उसके क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ पाएंगे ना कि आपने जो पढ़ा था क्या वो सच में पूरा दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा था, फिर ही आप आंसर सही कर पाएंगे, या फिर आपने पढ़ा नहीं था, बस केवल सुना था और सुन के निकाल दिया था दिमाग से। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि आप क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर पाएं, क्योंकि एट द एंड आपने 20 किताबें भी पढ़ ली पर पढ़ के कॉन्सेंट्रेशन से उसको कंसिडर नहीं किया माइंड के अंदर, ये नहीं सोचा कि एग्जाम में उसका क्या रेलेवेंस होगा, एग्जाम में उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, तो वो किताबें पढ़ना आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ज़रूरी यही है कि आप जब पढ़ें तो टेस्ट दें उसके बाद, ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ कि जो पढ़ा है उसमें से कितना इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पा रहे हैं, कितना आपने गलत कर दिया, और जो गलत किया उसको तुरंत रिवाइज कीजिए, ये आपको फायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद है स्पीड विद एक्यूरेसी। आप सब जानते हैं एक लिमिट होता है टाइम का, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको पेपर जो है उसे सॉल्व करना होता है। कुछ बच्चों के लिए वो टाइम जो होता है, ड्यूरेशन, वो सही होता है और वो उतने टाइम में आराम से पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, दोबारा 2-3 बार पेपर को उलट पलट के देख भी लेते हैं, ठीक है, मतलब रीचेक कर लेते हैं तुरंत। पर कुछ बच्चे जो हैं वो पेपर को टाइमली अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको क्या आएगा, स्पीड आएगी आपके अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ताकि आप टाइम से पेपर कवर करना सीखें। ये स्पीड भी आएगी, साथ के साथ एक्यूरेसी भी आएगी। क्योंकि पहले क्या होगा, अगर मान के चलिए आपकी स्पीड नहीं है तो आप धड़ धड़ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे फटाफट, और मान के चलिए कि आपने 100 क्वेश्चन फटाफट कर दिए और तब आपने इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के बारे में नहीं सोचा, हड़बड़ाहट में भी कर दिया क्योंकि दिमाग में ये चल रहा था कि पेपर कंप्लीट करना है। तब आपका क्या आया, केवल स्पीड आया, एक्यूरेसी आई नहीं, फायदा उसका कुछ भी नहीं होगा। पर अगर आपको ये गलती समझ लगी तो दूसरी बार आप स्पीड का ध्यान तो देंगे, पर स्पीड से भी पहले ध्यान क्या देंगे कि एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर इनएक्यूरेट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, सही हो, मोस्ट प्रोबेबली सही हो, क्योंकि आपको इतना नहीं पता कि पूरे तरीके से सही होगा कि नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस में ही हमें पता होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो सही हो, ये एक्यूरेसी मायने रखती है जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। फिर उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप आती है, स्पीड आती है प्रैक्टिस के साथ कि कितने टेस्ट आप लगा रहे हैं, उसके बाद कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही, उस हिसाब से स्पीड आपकी एडजस्ट हो जाती है। बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एक्यूरेसी, ठीक है। और ये एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके।
उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, सेम चीज़ वही कि कई बार टाइम से हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये भी है टाइम मैनेजमेंट हॉबी के हिसाब से या हैबिट के हिसाब से भी देख लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मान के चलिए आपने दिन में 3 या 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग एक ही पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। तो आप जितने भी सब्जेक्ट डेली में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उनको पढ़ के रख देते हैं, अगले दिन कोई नए सब्जेक्ट उठाते हैं, ऐसे करके आपने 3-3 दिन का स्लॉट बनाया हुआ है। और अगर आप बीच में रिवाइज नहीं कर रहे तो आपके लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ज़रूरी है रिवाइज करना, और रिवाइज डायरेक्टली कर लेना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि उससे आप सिर्फ उसी चीज़ को बार बार पढ़े जा रहे हैं, पर टेस्ट लगा के उसके बाद रिवाइज करना अलग चीज़ होती है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या चीज़ मैनेज करनी है, एक तो स्पीडी मैनर में एक्यूरेसी के साथ टेस्ट लगाना, एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व करना, ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ टाइम में आपको क्या एडजस्ट करना है कि आप सब्जेक्ट जो कंप्लीट कर रहे हैं उसकी जब रिवीजन कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या कर लेंगे, टेस्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करने से पहले टेस्ट लगा लीजिए, ताकि आपको समझ लग सके अगली बार रिवीजन करते टाइम कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ से होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाइए, जब भी आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेमिंग की, ठीक है, ताकि आप खुद भी पॉइंट्स निकाल पाएँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। इससे आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। आगे हमें क्या फ़ायदा होता है, एग्ज़ाम का डर खत्म हो जाता है। अब मान के चलिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने कोई भी टेस्ट नहीं लगाया और सीधा जाके एग्ज़ाम में वो बैठ गए। पर्सन बी ने इनफ टेस्ट लगाए, रिवाइज किया, फिर जाके एग्ज़ाम में बैठे। पेपर आया और पेपर के पहले 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ थे, और पेपर इनके लिए भी 10 क्वेश्चन टफ ही थे, पहले डराने के लिए डाले हूँ मान के चलिए, ठीक है, आयोग ने, कुछ भी कह लीजिए। इन्होंने पढ़ा तो था पर्सन ए ने, पर एक्चुअल में टेस्ट नहीं लगाया था। तो जब टेस्ट नहीं लगाया था तो पहले 10 क्वेश्चन देख के, टफ देख के, और ऐसा लगेगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रही है या ये क्या पैटर्न है, क्योंकि आप तो पैटर्न से भी रूबरू नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन लगाने का भी वो नहीं किया। तो ये डर 10 क्वेश्चंस ने आपके अंदर पैदा किया, दोनों ए और बी के अंदर, वो ज़्यादा इफेक्ट किन्हें करेगा, पर्सन ए को, क्योंकि उनको एग्जाम के अंदर फोबिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ज़्यादा, कि पहले 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं, आगे पता नहीं कैसे होंगे। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मान के चलिए पर्सन बी ने भी टेस्ट सीरीज लगाई है, उसमें ये फोबिया खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पर्सन बी बार बार टेस्ट लगाते हैं तो उनको ये समझ लग जाता है कि टेस्ट लगाते टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर पहले टफ है तो आगे आसान क्वेश्चंस भी होंगे। पर ये चीज़ इनको तो पता ही नहीं है पर्सन ए को, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं लगाए। तो एग्जाम फोबिया कब निकलता है, जब हम ये समझ पाते हैं कि जो टेस्ट हम लगा रहे हैं उसमें अगर टफ क्वेश्चन आ गए बहुत ज़्यादा पहले, तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आगे आसान क्वेश्चंस भी होंगे। जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है, पर आपको डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। ये बिल्कुल सही बात बोली गई है माउंटेन ड्यू की एड में। पर ज़रूरी ये है कि अगर डर के आगे आपको जीत पानी है तो उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब ऐसा नहीं है केवल डर ही ना हो, बस जीत की तैयारी से चले जाओ, टेस्ट ना लगाएं, पढ़े भी ना, ठीक है। तो पर्सन बी को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उन्होंने टेस्ट लगाए थे, तो वो उस चीज़ के साथ, उस कल्चर के साथ कह लीजिए एकदम एडजस्टेड थे, एकोमोडेट थे। तो उनको नया एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा पेपर में बैठते टाइम कि ओ माय गॉड इतने टफ क्वेश्चन, अब आगे पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे कुछ क्वेश्चंस डूएबल भी होंगे। तो ये डर जो है ना एग्जाम में, सबसे पहले उसको निकाल के बाहर कौन सी चीज़ फेंकती है, टेस्ट सीरीज। जब आप प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट की, नंबर ऑफ टेस्ट लगाना नहीं लगाना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने लगाने हैं, पर लगाने ज़रूर चाहिए, क्योंकि एग्जाम का फोबिया इससे क्या होता है, दूर हो जाता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि मान के चलिए अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स ही नहीं बन रहे, तो आपके अंदर थोड़ा फियर फैक्टर आता है कि आप शायद अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, तो आप और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये फियर फैक्टर पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो कंसिस्टेंसी इससे आपकी अच्छी बनती है, आप रिवीजन में ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। और अगर टेस्ट नहीं लगाते हैं, केवल किताबें ही पढ़ते जा रहे हैं, तो आप कभी भी किताब उठा लेंगे, कभी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो कंसिस्टेंसी जो है सब्जेक्ट्स में या फिर प्रैक्टिस में वो नहीं आ पाएगी। तो टेस्ट सीरीज जो है वो कंसिस्टेंसी में मदद करते हैं। कुछ लोग बिना टेस्ट सीरीज के भी कंसिस्टेंट हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको कंसिस्टेंसी जो है वो देते हैं। उसके बाद है कि आप अपने होल सिलेबस को विद रिवीजन कवर करते हैं, जिसकी बात मैंने बार बार करी। रिवीजन कैसे हो जाएगी, जब आप टेस्ट लगाएंगे उसके बाद आपका कुछ गलत हुआ क्वेश्चन, कोई टॉपिक गलत हुआ, आप तुरंत उसे रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से आपने सिलेबस भी पढ़ा, मतलब सब्जेक्ट भी पढ़ लिए, टेस्ट लगा के
उस टेस्ट को एनालाइज करके अपने वीक पॉइंट या टॉपिक देखे, उनको रिवाइज भी कर लिया, तो दोबारा जब सब्जेक्ट पढ़ा फिर उन्हीं वीक पॉइंट्स पे फोकस किया पढ़ते टाइम। तो ये हो गया आपके सिलेबस का कवरेज जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, और रिवीजन जो कि मस्ट है अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। मान के चलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। रिवीजन के बिना ये एग्जाम जो है बहुत मुश्किल है, तो बार बार रिवाइज करना चीजों को आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करेंगे हाउ मेनी इनफ, कितने टेस्ट इनफ हैं, कितने टेस्ट आपको लगाने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि रोज सिर्फ टेस्ट ही लगाए जा रहे हैं, किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया, ये भी नहीं कर सकते। बैलेंस जरूरी है ना, हर चीज में लाइफ में बैलेंस चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक्सट्रीम मेडिटेशन या एक्सट्रीम घरेलू लाइफ जरूरी नहीं है, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, आपने हमेशा सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट इज नॉट ओनली द प्रैक्टिस जो आपको परफेक्ट बनाएगी, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस भी परफेक्ट है तभी परफेक्शन आएगा, केवल प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं आएगा। यहीं से आपको ये क्लियर होगा कितने टेस्ट इनफ हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रोज के आप 4 टेस्ट लगा रहे हैं, महीने में 120 लगा दिए, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस है। आप रोज के 4 टेस्ट जब लगाएंगे तो आपके पास वो टाइम भी तो कम बचेगा ना जिसमें आप अपना सब्जेक्ट्स कवर करोगे, वो सब पढ़ोगे। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट लगाने के लिए लगा रहे हो कि टेस्ट लगाऊंगा तो ये सारा बेनिफिट मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा किताबों से, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, इससे परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन में हमें क्या चाहिए, एग्जाम को क्लियर करना है। केवल आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस मतलब बैलेंस्ड प्रैक्टिस, जिसमें आप टेस्ट लगाएंगे, मान के चलिए रोज का 1 लगा लिया, हफ्ते में 3 लगा लिया, जितना भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे, जिसमें आप टेस्ट लगाएंगे प्लस अपना सब्जेक्ट का रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। तो आपको दोनों का बैलेंस बना के एक परफेक्ट प्रैक्टिस अप्रोच बनानी है। उस हिसाब से आपको देखना है इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से कि आपके लिए टेस्ट कितने इनफ होंगे। क्योंकि देखिए, कईयों के लिए 10 टेस्ट इनफ होते हैं, कईयों को 60 टेस्ट लगाने के बाद भी इनफ नहीं लगता, सफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि लगता है अभी भी वही मिस्टेक वो बार बार कर रहे हैं जो फर्स्ट टेस्ट में कर रहे थे। तो आपको तब तक टेस्ट लगाने हैं जब तक आप गलतियां जो हैं, जो कि रिपीटेड मैनर में कर रहे हैं, वो खत्म नहीं कर लेते। तो गलती जो एक टेस्ट में आपने गलती करी वो दूसरे टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपको हर टेस्ट के साथ क्या करना है, इंप्रूव करते हुए जाना है। और जब आपको ये लगे कि अब आप टेस्ट सीरीज में गलती नहीं कर रहे हैं, वो वाली जो सबसे पहले की थी, या आपने सारी गलतियां ऑलमोस्ट सुधार ली हैं, अब सिर्फ रिवीजन ही चाहिए, उसी की कमी है, तब आप चाहें तो टेस्ट लगाना बंद कर सकते हैं, या हफ्ते में 1-2 लगा लिए। इस तरीके से कितने इनफ होंगे ये आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपका सब्जेक्ट सिलेबस कितना कवर हो चुका है, सब्जेक्ट्स कितनी बार रिवाइज हो चुके हैं, और कौन कौन से कमी वाले एरिया हैं जहां पे अभी आपने बिल्कुल काम नहीं किया। उस हिसाब से कितने सफिशिएंट टेस्ट होंगे ये आप इंडिविजुअल बेस पे अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो बस इसी के साथ ये स्ट्रेटजी वीडियो जो है इसको मैं एंड करूंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस सफिशिएंसी कितनी है, यानी कि कितने टेस्ट जो हैं वो आपको लगाने के लिए सफिशिएंट होंगे। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि एग्ज़ाम जो है वो आते जाते रहते हैं लाइफ में, डरना नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि डर जो है उससे एक कदम आगे जाना है। वो आप कैसे जाएंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी ईमानदारी से करेंगे, एकदम सफिशिएंट मैनर में बैठेंगे, डेली सिटिंग देंगे, सब्जेक्ट कवर करेंगे, उसके बाद PYQ देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे ताकि कमी ढूंढ सके अपनी, और फिर रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप हर दिन जब मेहनत करेंगे, हर दिन एक एफर्ट डालेंगे, तो अपने आप एग्जाम का जब दिन आएगा बिल्कुल पास में, तो डेली का एफर्ट जो है वो एग्जाम के दिन में आपको पक्का रिजल्ट दे के जाएगा, ठीक है। तो डर निकाल देना है मन से, पर डर के साथ मेहनत को हमेशा जारी रखना है, क्योंकि उसी से आपका एग्जाम जो है उसका क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।